हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस लेक्चर। आज की क्लास ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम स्टार्ट करें +1। ठीक है। और ये चैप्टर जो मैं करवा रहा हूँ बहुत ज्यादा स्कोरिंग है सारे। स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम। इन पे हमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और मैं टाइम दूंगा क्योंकि आप लोगों ने काफी पहले किए होंगे ये चैप्टर, राइट। तो पहले मैं आपको आज, आप देख सकते हो क्विक रिवीजन लिखा हुआ मैंने और नीचे शीट पूरी खाली है। तो इसका मतलब यहाँ पे अब हम रिवाइज करेंगे आज। मैं आपको क्वेश्चन शो कर दूंगा, इसके लास्ट में क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने करवाने हैं। अगर हमारे टॉपिक सारे रिवाइज हो जाते हैं तो हम कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन शो कर दूंगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं और विद सॉल्यूशंस हैं। ये जो पीडीएफ है इसमें सारे सॉल्यूशन साथ में ही है, आप सॉल्यूशंस भी देख लेना। कोशिश करना खुद ट्राई करोगे, जितने क्वेश्चन खुद करोगे पेपर में आपके ज्यादा खुद कर पाओगे, ठीक है। चलो स्टेट्स ऑफ मैटर बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा मैं, बिल्कुल जीरो से, ठीक है, क्योंकि हर हर टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये रही हमारी स्क्रीन। इस पे हम करेंगे। आप लोग नोट्स चाहो तो साथ साथ बना सकते हो और बनाने तो पड़ेंगे ही, ठीक है, जरूरत है। और मैं नोट्स भेजूंगा आपको, ये वाले नहीं, थोड़े अलग से जो बने हुए हैं, ठीक है। तो काफी सिमिलर ही होंगे नोट्स, लेकिन अगर आप खुद भी लिख लोगे आपका फायदा होगा, ठीक है। चलो, इसको पता है सबसे पहला टॉपिक क्या आता है स्टेट्स ऑफ मैटर में? एनीवन? स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहला टॉपिक क्या आता है? गैस लॉस, है ना। हम लोग पढ़ते हैं गैस लॉस से, लेकिन उससे स्टेट्स कौन सी है बेसिक? क्या आता है? हाँ जी मनन, क्या कह रहे हो? सर कौन सी स्टेट की क्या बेसिक डेफिनेशन है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, स्टेट्स की डेफिनेशंस वगैरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो उससे भी पहले आता है, गैस लॉ से पहले, ठीक है, स्टेट से पहले, जिसपे की सारी इनऑर्गेनिक बेस्ड है। और वही चीज हमें पता नहीं लगती। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आउट ऑफ CO2 एंड SO2 विच हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट, है ना। इसी तरह हमारे पास CH4 है। इनका मैं आपसे पूछ लूं कि कौन सी गैस हाई टेम्परेचर पे कंप्रेस हो सकती है, तो ये जो सारे क्वेश्चन है ना, इनका एक ही सोल्यूशन है, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। हमें स्टडी करना है सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मैं इस टॉपिक को बहुत ज्यादा टाइम देने वाला हूँ क्योंकि काफी ज्यादा आगे काम आएगा आपके, ठीक है, P ब्लॉक में, D एंड F में, हर जगह। और इसमें से क्वेश्चन आता है, आप देखोगे, आपको क्वेश्चन भेजूंगा, आप लोग देख सकते हो उसमें से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है ना, वो मैं करवाऊंगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कोई बच्चा बता सकता है मेरे को? देखो मेरी बात ध्यान से समझना। नियॉन, नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8, है ना। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और जब आ जाता है तो 2 8 1 हो जाता है। और यहाँ पे ये भाई साहब जो है ये सॉलिड है और ये गैस है, आप सबको पता है। अब आपको इसका रीजन जो आपको पता है, वैलिड रीजन, दैट इज कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है सर। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करेगा। ये जो आप लोगों ने बोलना था सब मैंने बोल दिया, ठीक है। अब आप लोगों से क्वेश्चन ये है बच्चे कि सोडियम जो है, सोडियम सॉलिड क्यों है? वाई सोडियम इज इन सॉलिड स्टेट? फोर्सेस का बताओ मेरे को, रिएक्टिविटी तो मेरे को समझ आ गई, वाई सोडियम सॉलिड क्यों है? वाई? क्वेश्चन मार्क। एनीवन? ऐसी कौन सी सर फोर्स उसमें है जिसकी, हाँ जी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सोडियम में इंटर, ज्यादा होती है। हाँ देखो वही चीज आ गई। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में ज्यादा है तो ये सॉलिड है, ये हमें पता है ना, ये सबको पता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी? और मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती, चलो जी, ये तो मैंने कर दिया क्रॉस, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती। अब आप लोग बताओ फिर यहाँ पे क्या है?
देखो क्या है, बिल्कुल इंटर आयनिक फोर्सेस। कौन सी? इंटर आयनिक। अब आयनिक, इंटर आयनिक फोर्स, इंटर आयनिक फोर्स का मतलब समझते हो? किसी बच्चे को पता है इंटर आयनिक फोर्स क्या होती है? दो आयंस के बीच का हाँ इंटरेक्शन आयंस के हाँ बीच होता की। है, हाँ, फोर्स बिल्कुल होता है। सही बोल रहा जस्टिन। इंटरआयनिक फोर्स तो दो आयंस के बीच में होती है। तो यहाँ पे तो आयंस है ही नहीं बच्चे, यहाँ पे तो अकेला सोडियम का एटम है। मैंने कौन सा पूछा कि NaCl में कौन सी फोर्स है ना? नहीं पूछा ना। तो जी। इन दोनों के बीच में जो फोर्स है ना, वो है सोडियम के बीच में जो फोर्स है ना बच्चे, वो है मेटालिक बॉन्डिंग। मेटल्स में मेटालिक बॉन्डिंग होती है। फिर फिर नोबल गैस में क्यों नहीं होती, है ना? ये भी तो क्वेश्चन है। नोबल गैस में क्यों नहीं है मेटालिक बॉन्डिंग? क्योंकि नोबल गैस में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। ये रहा न्यूक्लियस इनका, बच्चे यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन होता है फ्री। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैं बना रहा हूँ, आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के एटम में भी चले जाते हैं, ठीक है, डिफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस मैं रेड रेड से शो कर रहा हूं। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा, और इसका न्यूक्लियस इसके आसपास जितने भी आगे स्फीयर होंगे सबके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना? तो अगर ये इतना कुछ कर रहा है, खींच रहा है यहां से सबको, तो अब सोच लो कि ये सॉलिड क्यों है। ठीक है, सॉलिड क्या होते हैं? जिसमें एटम्स टाइटली पैक्ड हो। तो यहाँ क्लियरली देख सकते हो एटम्स आर टाइटली पैक्ड, क्योंकि एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचता है। आप लोगों ने डी ब्लॉक में आपको एक लाइन लिखवाई थी मैंने, वहां पे बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं दी। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको पता है कि क्रोमियम, मोलिब्डेनम and tungsten are hard metals. Why so? Because they have maximum number of unpaired electrons. Maximum number of unpaired electrons means maximum number of free electrons, and maximum number of free electron means more will be the metallic bonding. ठीक है, तो ये रीजन था वहां पे भी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। और ये इंटरमोलिकुलर फोर्स बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको फोर्स पता लगी कौन सी होती है, दैट इज मेटालिक बॉन्डिंग। अब हम आते हैं गैसेस की तरफ, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ते हैं जो हमने पढ़ना था। लेक्चर स्लो चलेगा आज का, कोई दिक्कत नहीं है, समझ भी आना चाहिए कुछ। तो सबसे पहले फोर्सेस आती है लंदन फोर्सेस। क्या हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं? आंसर इज यस। तो आंसर अगर यस है तो इसका मतलब गैसेस के बीच में फोर्सेस होती हैं, लेकिन वो फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक होती हैं। तो फोर्सेस आती कहां से है देखो, एक मेरे पास H2 का मॉलिक्यूल है, एक और H2 का मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल के साथ कैसी इंटरेक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, और सबसे वीक फोर्स जो है वो लंदन फोर्सेस है। अब देख सकते हो कि ये जो दोनों है ये नॉन पोलर है। तो लंदन फोर्सेस आती हैं जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पहली बात। ठीक है, उसके बाद इनके बीच में फोर्सेस देखो। ये जो H2 का मॉलिक्यूल था ना, ऐसे, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है बच्चे, एक टाइम पे क्या होगा, इसका न्यूक्लियस फर्स्ट वाले का मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आपको पता नहीं होगा मैं इसका बोल रहा हूँ कौन से वाला बोल रहा हूँ। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है सेकंड वाले के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा किसी एक टाइम पे, उसके सामने जब आ जाएगा। तो जब ये फर्स्ट वाला न्यूक्लियस यानी कि ये वाला, ठीक है, उसको खींचेगा तो वो हो जाएगा डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इधर आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, और ये रहा इसका जो ओरिजिनल था। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा पार्शियल यहाँ भी। तो इसे बोलते हैं इंस्टंटेनियस डायपोल। तो इंस्टंटेनियस डायपोल बहुत ज्यादा वीक होता है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा कम होता है। जो फ्रैक्शन ऑफ चार्ज आपने देखा सेपरेशन हुई,
तो मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, इस कारण ये बहुत ज्यादा वीक फोर्स होती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। तो अब मैं इसके फैक्टर स्टडी करता हूँ। इसके जो फैक्टर्स हैं उसमें आता है साइज, डिस्टेंस तो आता ही है। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ बच्चे। ठीक है, तो साइज के साथ देखो कैसे वेरिएशन आती है। अभी हमने लिया था H2, अब मैं लेता हूँ O2। O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ये इजीली डिस्टॉर्ट कर देगा, बहुत इजीली। तो इस बार डिस्टॉर्शन थोड़ी सी ज्यादा होगी। डिस्टॉर्शन विल बी मोर, डेल्टा नेगेटिव इतनी ज्यादा भी नहीं, मतलब उससे ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। आपको पता है O2 भी गैस है। ये इसका पहले का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्लियरली डिस्टॉर्शन हुई जिसके कारण फोर्सेस अराइज हुई। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डायपोल। ठीक है, और आप देख सकते हो O2 में फोर्सेस ज्यादा है, स्ट्रांग होएगी। ठीक है, यहाँ से आपको आज ये पता लगा कि वाई वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज विद साइज, क्योंकि डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी, मैग्नीट्यूड ये बड़ा हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड बड़ा होगा फोर्सेस स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए सिंपल क्वेश्चन, H2 और O2 में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आपका आंसर सीधा O2। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ इसी के बेस पे। आप लोग लिख लेना सारे क्वेश्चन जो पूछूंगा मैं। ठीक है, जैसे कि आउट ऑफ SO2 एंड CO2 किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? हाँ जी, बोलते जाओ आंसर। सिमरन, पहली क्लास। सिमरन, हाँ जी सर। हाँ जी बच्चे, क्या आएगा इसका? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, SO2 का, CO2 का? सर नहीं पता। क्यों, आपने टॉपिक सुना नहीं अभी? सुना है। तो मोलर मास साइज किसका बड़ा है? SO2 का। हाँ हाँ, तो SO2 का ही ज्यादा होगा। इतना क्या सोचना बच्चे, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, गुड। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आती है सेकंड फोर्स, डायपोल डायपोल फोर्स। डायपोल डायपोल फोर्स में जैसे HCl है, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो परमानेंट डायपोल है। तो परमानेंट डायपोल है तो ऑब्वियसली फोर्स स्ट्रांग होंगी। डायपोल डायपोल फोर्स हमेशा किसके बीच में होती है? दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है बच्चे, तो ये उससे स्ट्रांग होगी, राइट। अब इसी के अंडर एक स्पेशल टाइप कर लेते हैं। आप मेरे को बताना। देखो मैंने क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया फ्लोरीन के साथ। तो आपको क्या फर्क लग रहा है? एनीवन? इन ये दोनों सेम है या कुछ फर्क है इसमें? बताओ। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण थोड़ा स्ट्रेंथ, वो कहते हैं इंटरेक्शन वीक हो सकती है। मतलब वीक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नहीं, कारण? कंपैरेटिवली। मतलब क्या कहते हैं सर उसको? साइज के कारण। नहीं, साइज नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बोलो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर वो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ बुलाएगा और वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर करेगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड। यही तो सारी पिक्चर है। अब इसमें इतना ज्यादा मैग्नीट्यूड इसका इतना ज्यादा होता है, इसको हमें अलग कैटेगरी में रखा गया जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए थी। ठीक है, हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन अब पता रहनी चाहिए हमेशा।
हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स, ठीक है। कुछ नहीं किया, क्लोरीन की जगह फ्लोरीन आया, प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा चेंज हो गई, तो अलग नाम दे दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसी तरह जैसे H2O है, SO2 है, इसमें भी ऐसी डाइपोल डाइपोल फोर्स होती है, इसमें भी होती है, लेकिन हम इसमें कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि ऑक्सीजन है। और आपको पता है कि मैंने SO2 ले लिया, SO2 की जगह मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, H2S लिखूंगा, ठीक है, H2S। हाँ, अब देखो इसमें दोनों में डाइपोल डाइपोल फोर्स होती है, सेम स्ट्रक्चर है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन H2O लिक्विड होता है, H2S गैस होती है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट। आगे चलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, फिजिक्स पढ़ते हो, इंड्यूस का मतलब सबको पता है ना, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। O2 जो है वो नॉन पोलर है, तो पोलर और नॉन पोलर के बीच में जो फोर्स अराइज होती है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, उसमें डाइपोल इंड्यूस होगा इसके कारण, ठीक है, क्योंकि HCl पोलर है, वो क्या करेगा, अगर O2 की जो सिमेट्री होगी उसको हिला देगा, है ना, कुछ ऐसे। यहाँ आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, इधर आएगा डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, तो ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के लिए आपको एक पोलर चाहिए होता है, एक नॉन पोलर चाहिए होता है, सबको समझ आया? हाँ जी बोलो सारे। यस सर। ओके गुड। हाँ जी यस देव, सर। जैनी, ओके, सिमरन, जस्टिन, ओके ठीक है सिमरन, यस। ठीक है। चलो अब मैं आगे चलता हूँ। एक और टाइप फोर्स होती है आयन डाइपोल फोर्स, ठीक है, ऐसे। वाटर में डाइपोल है, Na पॉजिटिव एक आयन है, तो ये है आयन डाइपोल फोर्स। समझ आया सबको? चलो अब मैं आगे चलता हूँ, फोर्सेस होगी हमारी खत्म, थोड़ी सी और रीड करनी है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है, बुक से। मैं आता हूँ गैस लॉज पे, जहां से मेन स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू होता है। ये चीजें करानी जरूरी थी थोड़ी। सबसे पहले आता है बॉयज लॉ। बॉयज लॉ, सिंपल प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड, और क्या होता है कांस्टेंट, पता है किसी को? प्रेशर। प्रेशर। प्रेशर लिख तो दिया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मोल्स होते हैं मोल्स, ठीक है। मोल्स को कांस्टेंट करना जरूरी है, क्यों कांस्टेंट करना जरूरी है, सुनो। मान लो जैसे आपका टायर है, गाड़ी का टायर है, एक्टिवा का, बाइक का, ठीक है, उसमें जब हम हवा भरते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर के साथ वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो वहां पे तो बॉयल्स लॉ ऐसा लग रहा है कि देखने में कि फेल हो गया, है ना, कोई इसको समझाएगा मेरे को ऐसा क्यों हुआ? यहां से आ गया प्रेशर इक्वल टू K/V, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, हम सब हमें सबको पता है, ठीक है, मेरे को डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही समझ आ गया होगा। प्रेशर इनवर्सली इक्वल टू वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, मानते हो? बोलो। यस सर। यस ओके सर। वेरी गुड। तो फिर उसके केस में क्या होता है, जब हम हवा भरते हैं प्रेशर भी बढ़ जाता है, वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, लॉ फेल या हम फेल? सर समझने के तरीके में फेल। है? कुछ नहीं, हम फेल।
हाँ, जब कल हवा भरवाएगा ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा, पता क्या होता है उसमें? हमने ब्रैकेट में क्या लिखा था? टेम्परेचर कांस्टेंट रखना और मोल्स कांस्टेंट रखने हैं, अमाउंट। हम गैस में हवा भरते हैं, ठीक है, हम प्रेशर उसका ऐसे नहीं बढ़ा देते, उसको दबा के प्रेशर नहीं बढ़ाते। अगर दबा के प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा ही होगा। बात समझ आई बच्चों? बोलो यस सर। हाँ जी सर। यस सर। वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो, इसके ग्राफ देखो, इसके बड़े इंटरेस्टिंग ग्राफ्स हैं। प्रेशर टू वॉल्यूम ग्राफ कैसे बनेगा? सर ऐसे बनेगा जैसे अपना, हाँ जी ये कहने लगा था। जैसे मैंने बनाया है ना। नहीं यही कहने लगा था, करा हुआ था ये। अच्छा, इसका कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ऐसे? ये सही है? किसी को लगता है ये ग्राफ गलत है? एनीवन? गलत है सर, गलत है। स्लोप नेगेटिव आएगी। यार सही तो है, सही है बच्चे। क्या हो गया देखो? सर ऊपर से नीचे नहीं आएगा। मैं मान लेता हूँ तेरी बात, ठीक है। मेरी बात सुनो, तेरे को ऐसे ही समझा देते हैं। प्रेशर इनवर्सिबल टू वॉल्यूम, ठीक है, तो प्रेशर इक्वल्स टू के बाई वी। मैं एक काम करता हूँ, 1/v को x सपोज कर लेता हूँ, तो प्रेशर इक्वल्स टू x इंटू के, या के एक्स। फ्रॉम दिस प्रेशर इज डायरेक्टली इक्वल टू x एंड विच इज 1/v। हाँ जी सर, समझ आ हाँ, गया। क्या दिक्कत है? ठीक है। जस्टिन के दिमाग में केमिकल किनेटिक्स ही घूमता रहता है। चलो, अब इसके आंसर कौन देगा देखते हैं। टेम्परेचर कौन सा ज्यादा होगा, T1 T2 या T3 एंड बाई? हरी अप। हाँ जी स्पाइडरमैन। सर T3 ज्यादा ज्यादा होगा। T3 ज्यादा होगा, वाह। हाँ जी, और कोई देव चला गया क्या? सर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। ओए, तीन अलग अलग कांस्टेंट पे मैंने बना दिया ना कर्व, ये वाला। ये मैं अलग से बना रहा हूँ वही सब, ठीक है। ये एक ग्राफ ये अपना कांस्टेंट पे ही बना, लेकिन हर बार जरूरी थोड़ी मैंने टेम्परेचर सेम रखना है। ये एक अलग कंडीशंस पे, अलग टेम्परेचर पे मैंने प्रेशर वॉल्यूम को किया है वेरी, ठीक है। ये एक अलग टेम्परेचर पे मैंने प्रेशर वॉल्यूम को वेरी किया। मेरी बात समझ आ रही है बच्चे? समझ आ रहा यस है क्या सर। कह रहा हूँ मैं? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, देव आया समझ? यस सर। ओके, तो बताओ फिर। सर T1। एक का आंसर आया T3, एक का आया T1। दोनों में से एक तो सही होगा। क्यों? T1 ज्यादा है सर। कौन सा ज्यादा है? सर जिसका T1। टेम्परेचर ज्यादा उसका प्रेशर कम, तो T3 होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्या बोला, क्या बोला, दोबारा बोलना। जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका प्रेशर कम, तो जिसका T3 लग रहा है टेम्परेचर मेरे को। ज्यादा होगा प्रेशर कम होगा। ये कि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता नहीं है? मेरी बात सुनो, ये मेरे पास बीकर है, इसमें गैस है, यहाँ टेम्परेचर है T1, वॉल्यूम सेम। एक और बीकर है, इधर वॉल्यूम सेम है दोनों में, ठीक है, इधर भी गैस है, टेम्परेचर है T2। इधर प्रेशर मान लेता हूं P1 है, इधर मान लेते हैं P2 है। एक मिनट। हाँ जी बच्चे, आवाज आ रही, थोड़ी कम आ रही है आपकी आवाज।
सुन रहा हूं मैं। ओके सर। हाँ जी, आगे आगे देखो। T1 P1 P1 T1 P2 T2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि P1 प्रेशर ज्यादा है, वॉल्यूम सेम वॉल्यूम पे P1 इज ग्रेटर देन P2, तो T1 T2 में क्या कंक्लूजन रिजल्ट आएगा? T1 ज्यादा होगा ना। T1 कम होगा T2 से। ले, ओए, टेम्परेचर अगर कम होगा तो प्रेशर कम नहीं हो जाएगा? मॉलिक्यूल का रैंडमनेस कम नहीं हो जाएगी? क्या है यार, देखो इधर दोबारा, अभी कहोगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, तो वो ज्यादा मूव करने लग जाते हैं गैस मॉलिक्यूल। और क्या है यार, यहाँ पे टेम्परेचर है 100 केल्विन, इधर टेम्परेचर है 200 केल्विन, वॉल्यूम है सेम, V1 इक्वल टू V2। अब P1 किधर ज्यादा होगा आप लोग बता दो मेरे को, मैं नहीं बताता। सर जहाँ पे टेम्परेचर 200 केल्विन है। हाँ, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। पिछले केस में अलग मैंने T1 ज्यादा लिया था, ठीक है, उसके साथ मिक्स मत करना। तो हम आते हैं ग्राफ पे, जो कि हमने करना है। अब देखो, एट सेम वॉल्यूम, यहां से ना एक लाइन मारो। मैं एक बार ग्राफ दोबारा बनाता हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, देखो यहां से ना बच्चे एक लाइन मारो ऐसे। ये लाइन क्या शो कर रही है? हमने तीनों का वॉल्यूम कर दिया फिक्स। लेट्स से V डैश एट दिस कांस्टेंट वॉल्यूम, एट दिस कांस्टेंट वॉल्यूम किसका प्रेशर सबसे ज्यादा है? T1 T2 और T3? सर T1। हाँ, T1 का प्रेशर सबसे ज्यादा है। इट मींस T1 इज ग्रेटर देन T2, ग्रेटर देन T3। तो ये देखो कंसेप्ट है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, ऐसे क्वेश्चन मैं भेजूंगा, उसमें होंगे नीट में जेई में दोनों में आए हुए हैं, ठीक है। अब कर रहा हूं उसको मैं। चलो, इसका ना एक और कब होता है उसको ध्यान से देखना। बॉयज लॉ ही करा रहा हूं मैं अभी, ठीक है। पीवी वर्सेस पी कर्व, ये बता सकता कोई कर्व कैसे बनेगा? एनीवन? सर एक तरह से कांस्टेंट बनेगा, मतलब। हाँ, वेरी गुड, कांस्टेंट बनेगा। और ये जो ग्राफ है ना, ये बच्चे याद रखना, ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए है। और ये जो लॉस है ना आपके गैस लॉस, ये सारे आइडियल गैस पे ही अप्लाई होते हैं, रियल गैस पे नहीं होते, ठीक है। दिस इज फॉर आइडियल गैस ओनली। ये कैसे बना कर्व, ये मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स सपोज P1 हमारे पास 4 एटमॉस्फेयर है, 4 ले लेते हैं। प्रेशर है 4 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम है 2 एनी यूनिट। तो पीवी हमारे पास आ गया 8, ठीक है। फिर मैंने प्रेशर को कर दिया डबल, प्रेशर कर दिया 8, तो वॉल्यूम हो जाएगा हाफ, लेकिन आंसर क्या आएगा? 8। तो अब देख सकते हो पीवी आया कांस्टेंट, ठीक है। तुम्हारे पास 2 पॉइंट आएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्रेशर 4।
जी बच्चों, सिस्टम हैंग हो गया था, ये इस कारण हुआ ये, ठीक है। चलो, यहाँ पे 4 एटमॉस्फेयर, इधर 8 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो आप देख सकते हो पीवी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहा। समझ आ गया सबको? तो ये था Yes, आपका sir. पहला, हाँ ये था आपका पहला लॉ, बॉयल्स लॉ। और आप लोग देख सकते हो कितनी डिटेल में गया मैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आगे देखो चार्ल्स लॉ, और आज हम यही कर पाएंगे 2 लॉ बस। चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम टू वॉल्यूम टेम्परेचर, V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। मैं एक लेक्चर में चैप्टर खत्म कर सकता था ये, लेकिन आपको ना रिकॉल होना नहीं था इतना प्रॉपरली। अब आप इंटरेस्ट से करोगे क्वेश्चंस, ठीक है। ये आ गया चार्ल्स लॉ। इसकी ना एक और डेफिनेशन है, इसका एक ग्राफ भी है। एक ग्राफ तो ये बनेगा सिंपल सा, है ना, और एक जो प्रैक्टिकल ग्राफ है ये वो है। तो ये ग्राफ क्या कहता है, ध्यान से देखो। वॉल्यूम टेम्परेचर, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, और यहाँ पे -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन। तो आप देख सकते हो 0 पे जाके वॉल्यूम हो जाता है 0 केल्विन पे जाके वॉल्यूम 0 हो जाता है, इसलिए मिनिमम पॉसिबल जो टेम्परेचर है दैट इज 0 केल्विन, ठीक है। इससे अगर कम करूंगा तो वॉल्यूम हो जाएगा नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ का बच्चे एक और छोटी सा एक तरह की डेफिनेशन है, वो भी समझ लो। वो कहता लेट V नॉट बी द वॉल्यूम एट 273 केल्विन। तो वो कहता जो इंक्रीज होगा ना V डैश टेम्परेचर के बढ़ाने से, वो होगा अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो होगा 1/273 टाइम्स, 1/273 टाइम्स ऑफ V नॉट। इतना वॉल्यूम इंक्रीज होगा। आप मानते हो ना टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो इतना इंक्रीज होगा। तो टोटल वॉल्यूम क्या आ गया, V1। V1 मतलब, मैं इसका एक बार 1 की जगह एक और चीज लिखता हूँ, आपको और क्लियर होगा, एट 274 केल्विन, दैट इज V नॉट प्लस V डैश। आपको अब ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो V नॉट क्या है, V नॉट एज इट इज प्लस V नॉट बाई 273। तो ये ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं कहता हूं मैंने टेम्परेचर बढ़ाया T डिग्री, ठीक है। तो क्या आएगा, तो आएगा V डैश जो होगा वो आएगा T/273, ठीक है। और जो टोटल आ जाएगा फिर वो क्या आ जाएगा, V1, या मैं यहां लिखता हूं एट T डिग्री टेम्परेचर, है ना, T डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, V नॉट प्लस V डैश यानी कि T/273। और यहां से बच्चे कॉमन क्या आएगा हमारे पास, कोई बोल रहा ही नहीं, कोई बच्चा नहीं बोल रहा कि सर यहाँ V नॉट नहीं लिखा। यहां से V नॉट कॉमन, अंदर क्या आया 1 प्लस T/273, ठीक है बच्चे। ये मैंने थोड़ा सा पास किया, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। यहाँ पे आ गया VT, तो ये नोटेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोचो मिनिमम टेम्परेचर कितना कर सकते हो, -273, और यहाँ पे -273 पुट करोगे बच्चे, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये वही बन जाएगा जो हमने पहले किया था। आया समझ? विद दिस टुडेज लेक्चर इज ओवर। आपको मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ इसके, ट्राई करो। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सबके सोल्यूशन नहीं है, जिन्होंने नहीं भेजे भेज दो, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट। Good गुड night, नाइट sir. सर।